फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। गुरुदेव सादर प्रणाम। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर गुरुदेव द्वारा दिया जाता है। तो इसी क्रम में गुरुदेव आज का प्रश्न पूछा है सुमित शर्मा जी ने। सर, सुमित शर्मा जी कहते हैं, गुरुदेव सादर प्रणाम। इनका प्रश्न है, गुरुदेव, वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में न्याय करने हेतु न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित होती है, और फिर बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। अगर न्याय की परिभाषा और सारे नियम सभी न्यायाधीशों को पता हो तो क्या किसी भी मामले में न्याय करने के लिए एक से ज्यादा न्यायाधीश की जरूरत होनी चाहिए? बहुमत के आधार पर न्याय देना क्या उचित प्रक्रिया है? पहले तो दो तीन बातें हैं इसमें प्रश्न में। कोर्ट में एक से अधिक न्यायाधीशों का होना, एक तो ये इसमें विषय है। दूसरा, उनके बीच में किसी एक के द्वारा फैसला लिया जाए या अनेक लोग हों तो उनके बीच में बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाए। एक और बात कि न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों के माध्यम से दिया जाने वाला फैसला क्या सत्य ही होगा, ये भी विषय विचार का है इस मामले में। तो ये तीनों बातें ठीक से देखना होगा। पहली चीज तो ये बता दें कि न्याय तर्क का विषय है, तो तर्क वास्तव में दो पक्ष होते हैं। पक्ष और विपक्ष किसी भी मामले में दोनों पक्ष के वकील रखे जाते हैं। वो अपना अपना पक्ष अपने तर्कों द्वारा प्रस्तुत करते हैं और किसके पास कितना तर्क है, कितने उसके पक्ष में सबूत हैं, तार्किक दृष्टि से वो मामला कितना सही है अथवा गलत है, कोई दोषी वास्तव में है या नहीं है, इन तमाम मुद्दों को उनके तर्कों और प्रमाणों द्वारा वहां समझा जाता है। अब दूसरी बात आती है कि ये तार्किकों द्वारा पक्ष विपक्ष के प्रस्तुत किए गए तर्कों और प्रमाणों के आधार पर जो लोग वहां पे जो न्यायाधीश बैठे हैं वो जो सुन रहे हैं उन तर्कों को, देख रहे हैं उन प्रमाणों को, अपनी बुद्धि से कितना वो उसको समझ पा रहे हैं और अपने ईमान से कितना वो सच्चे हैं, उनमें सत्यनिष्ठा है भी कि नहीं, कहीं वो बिक तो नहीं गए हैं, और क्या गारंटी है कि उसमें जो ताकतवर पक्ष है वो उनको भय दे करके, लालच दे करके उनको डाइवर्ट नहीं करेगा। ऐसी तमाम बातें जजों को लेकर भी आएंगी। दूसरी बात कि वो योग्य हैं भी या नहीं है, सुन पा रहे उतने प्रबुद्ध हैं या नहीं है, उतने विवेकशील हैं कि नहीं है, निष्पक्ष रह पाते हैं कि नहीं है, परिस्थितियां उनको हिला देती हैं कि नहीं। बहुत सी बातें इसमें शामिल हैं
और इन तमाम संयोगों के द्वारा फैसला लिया गया। पहले तो इतने संयोग आप इकट्ठे नहीं कर पाएंगे कि वकील भी बड़े अच्छे हों, जज भी बड़े अच्छे हों, बड़े सच्चे हों, बड़े निष्प्राण हों, बड़े निवृत्त हों, पक्ष विपक्ष में अनासक्त हों, यानी निष्पक्ष हों, पार्शियलिटी ना हो उनमें, तमाम ऐसी बातें विचार के लिए। ये सारे संयोग वहां न्यायालय में जुटेंगे। बहुत सी बातें संदिग्ध हैं, फिर वो बिक नहीं जाएंगे, वकील नहीं बिक जाएगा, झूठे साक्ष्य जो प्रस्तुत किए गए हैं उनकी गारंटी नहीं है कि वो सही हो। तो न्यायालय में न्याय तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल, बड़ी ही कठिन और बड़ी ही दुर्लभ है। यही कारण है कि न्यायालय में न्याय नहीं हो पा रहा है। उसके ये बहुत सारे कारण हैं। न्यायाधीश जिस तरह से चुने जाते हैं उसमें पहले तो उसके पद के लिए न्यायाधीश के कितनी पात्रता चाहिए उसका एक तो निर्धारण नहीं है। फिर इसके बाद अगर कोई पात्रता निर्धारित भी है तो उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उनकी सिलेक्शन प्रोसेस ऐसी है जो योग्यता आधारित है ही नहीं। पद का निर्णय ही नहीं है, पद के लिए पात्रता क्या चाहिए। न्यायाधीश पद के लिए क्या पात्रता है, पूरी दुनिया के किसी राष्ट्र में इसका कोई यथार्थ उत्तर नहीं है। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी पात्रता सोच ले, इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए निर्णय तो एक खास स्टेज के लोगों द्वारा ही संभव है। इसलिए एक विषय नहीं, इसमें बहुत सी बातें हैं। सुमित जी ने ये भी पूछा है कि क्या कई जज हैं तो उनके द्वारा बहुमत से लिया जाने वाला फैसला है, कोई एक ही व्यक्ति फैसले ले ले तो अनेक जज नियुक्त करने की फिर जरूरत नहीं है। हमने एक इसमें प्रस्ताव है न्यायधर्म सभा के लिए, 111 प्रस्तावों में से जो हमने दिया है वो ये कहता है कि पहले तो एक निष्पक्ष पात्रता वहां पर निर्णीत होनी चाहिए, जिसमें उसका विवेक काम करता हो, जो वृत्तियों से ऊपर हो। आदतों से मुक्त आत्मा ही विवेक है। जो लोग अभी आदतों के, इच्छाओं के, अपनी वृत्तियों के गुलाम हैं, दास हैं, अधीन हैं, उसकी प्रेरणा के अनुसार ही चलते हैं, प्राकृत हैं, प्राकृतिक जो भी आवेग उठ गए उसके अधीन हैं, प्राकृतिक रूप से स्वभावगत उठने वाली इच्छाओं के अधीन हैं, भयों और लालचों से प्रभावित होते हैं, तो इस स्तर के मनुष्यों की नियुक्ति वहां नहीं की जानी चाहिए। जो निष्पक्ष हो, सर्वात्मक हो, सर्वहितकारक हो, विवेकशील हो, ऐसी कुछ पात्रताएं वहां तय की जाएं, उसके बाद उनकी नियुक्तियां हों। एसक्यू स्तर का हो, स्पिरिचुअल कोशेंट काम करता हो, आदतों से मुक्त आत्मा हो, वृत्तियों से निवृत्त विवेक हो, समदर्शी हो, सर्वात्मक हो, सर्वहितकारी हो, सर्वव्यापक हो, निष्पक्ष न्यायकारी हो, तमाम भयों लालचों से मुक्त हो, ग्रंथियों, तीनों ग्रंथियों, भय दैन्य दुख की गांठें ना हो, पंचदोषों दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता, द्रोह आदि पंचदोष उसमें ना हो, पंचपातकों से घिरा ना हो, जिसमें नशा, कुत्सा, मांसाहार, दस्युता या भिक्षुता, मुफ्तखोरी,
और कुसंग ना हो उसमें। अगर वो ऐसे बुरे लोगों के, दुष्टों के, दुर्जनों के संग में रहता है तो वो भी कभी कोई सही बात न कर पाएगा। तो उसमें ये पंच पाप ना हो, पंच दोष ना हो, तीनों ग्रंथियों से वो पीड़ित ना हो, वृत्तियों से ऊपर उठ के जी रहा हो, वो विकारों, विषयों और वृत्तियों से ऊपर हो, शारीरिक विकारों, मानसिक विषयों और भावनात्मक वृत्तियों से जो ऊपर हो, ऐसा व्यक्ति आत्मिक दशा में होगा, वही चल पाएगा। तो इतनी सारी पात्रताएं आप देखें जरा एसक्यू स्तर के मनुष्य में होनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को ही प्राचीन काल में ब्राह्मण कहते थे। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण जाति नहीं, वर्ण है। वर्ण माने होता है वरीयता क्रम, वरीयता माने होता है अर्हता, पात्रता, योग्यता, क्षमता, गुणवत्ता, कौशल, जिसमें ऐसा नेतृत्व कौशल हो। अंत में न्याय निर्णय देने का कौशल भी चाहिए उसमें। सारी पात्रता के बाद एक स्किल भी चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश के लिए न्याय निर्णय करने का कौशल चाहिए। न्याय कौशल के बिना आप न्याय नहीं कर सकेंगे, नेतृत्व कौशल के बिना आप नेतृत्व नहीं कर सकेंगे। जैसे ड्राइविंग कौशल के बिना आप कोई गाड़ी नहीं चला पाते हैं, इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस का प्रावधान किया गया है कानून द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि बिना तमाम पात्रताओं और कौशलों के कोई कार्य नहीं होगा, तो न्याय कर्म भी नहीं होगा बिना इन तमाम पात्रताओं और कौशलों के। अगर कोई एक व्यक्ति योग्य है तो अकेला भी उसका निर्णय सही हो सकता है। किसी को शंका है तो वो कई न्यायाधीश बना देता है कि जूरी सिस्टम होगा। कम से कम उसमें हमने जो प्रावधान किया है उसमें 5 जज ही होना चाहिए। वकील की जरूरत कहां है? 2 इस पक्ष का वकील के रूप में जज, 2 उस पक्ष का वकील के रूप में जज। उनके ऑफिसेज होने चाहिए, वहां पे वो जाके अपना कोई पक्ष रख सकता है, और वो सरकारी तल पे सैलरीड होने चाहिए। सरकारी तल पे वो सैलरीड जज होने चाहिए। और सैलरी देने के लिए इनका विभाग ही अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सरकार में जो बैठा है कोई मंत्री इनकी तनख्वाह देगा, ऐसा नहीं। सबकी सैलरी अपनी अपनी अलग अलग अपने आप आती हो, कोई किसी के अधीन ना हो। जुडिशियरी भी स्वतंत्र हो, विधायिका स्वतंत्र हो, मंत्रिका स्वतंत्र हो। 3 खंबे हैं ये, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, तो तीनों स्वतंत्र हो। जब ये तीनों स्वतंत्र होंगे तो तीनों के अपने अपने बजट हों, अपने अपने बजट से इनका अपना सैलरी दिया जाता हो, ऑफिशियल खर्चे चलते हो, कोई किसी के अधीन ना हो। तो ऐसी दशा में किसी को तनख्वाह कोई रोक देगा इसलिए उस डर के मारे वो निर्णय बदल दे, ऐसा नहीं होना। तो वो इंडिपेंडेंट हो, तीनों विभाग, तीनों पाए सरकार के। इसी तरह से चौथा पाया जो मीडिया है वो भी स्वतंत्र होना चाहिए था। अगर वो स्वतंत्र नहीं है, वो भी किसी के अधीन है कि सरकार विज्ञापन देगी तो मीडिया चलेगा, नहीं मीडिया हाउस बंद हो जाएगा। तो सरकार उनको फायदा पहुंचा के अपने पक्ष में, कोई बताता है ये गोदी मीडिया हो गए, कोई कांग्रेसी मीडिया हो गए हैं, तो कोई तो सरकार की गोदी में बैठ जाते हैं जाके वो। तो इनका बजट ही स्वतंत्र कर दो, बात खत्म हो गई। अगर इन चारों के बजट अपने अपने अलग से हों, चारों के बजट अगर अलग अलग हों, तो इनके खर्चे चारों खंभों के अलग अलग अपने अपने बजट से हों, तो पराश्रितता ही इनकी खत्म हो गई। जानबूझ के इनको इसीलिए कमर्शियल मीडिया में रखा हुआ है ताकि इनको एनालाइज कर करके और इनकी अपनी मर्जी की खबरें चलवाएं।
तो ये तीनों ही गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। और चौथा खंभा जो मीडिया है वो भी गुलाम की तरह ही काम करता है। जब कांग्रेस सरकार में रहती है तो सब कांग्रेसी मीडिया हो जाती है, भाजपा सरकार में आएगी तो भाजपा मीडिया हो जाएगी, और दूसरा कोई सत्ता में आ जाएगा तो उसकी मीडिया हो जाएगी, उसी का गुण गाएगी, उसी का प्रसाद बांटेगी, उसी को अप्रिशिएट करेगी, उसकी गलतियों को महानता बताएगी। अच्छाई, थोड़ी सी अच्छाई को चार चांद लगा के प्रस्तुत करेगी, तो जनता के सामने एक भ्रांत छवि बनेगी हर एक सरकार की, हर एक व्यक्ति की। तो इससे फायदा नहीं होगी, इंडिपेंडेंसी चाहिए। दूसरी बात, एनडीएस ने जो प्रस्ताव में दिया वो ये दिया कि निर्णय कोई भी करो, अकेले करो चाहे 5 लोग मिलके अपने बहुमत से, वो बहुमत वहां का है, बहुमत का मतलब होता है लोकमत। उनके 4-5 आदमी बैठे, वो बहुमत से फैसला दे दिए तो कोई बहुमत का फैसला हो जाएगा। लोकतांत्रिक थोड़ी है, डेमोक्रेटिक नहीं है, वो तो आपस में 4-5 आदमी। जन बहुमत चाहिए, फैसले वो दें, लेकिन वो सर्वहितकारी फैसला है, इसको पता कैसे चलेगा? तो वो जो मामला जिस क्षेत्र से संबंधित है उस क्षेत्र के वोटर्स के द्वारा ही उनका निर्णय पारित और खारिज किया जाए, इसे कहते हैं महालोकतंत्र की प्रक्रिया, द ग्रेट डेमोक्रेसी। एक महान लोकतंत्र चाहिए, द ट्रू डेमोक्रेसी। जब ये ट्रू डेमोक्रेसी आएगी तो विधायिका के विधान पारित खारिज किए जाएंगे जनता द्वारा, लोक बहुमत से। मंत्रियों की नीतियां पारित खारिज की जाएंगी, न्यायालयों के निर्णय पारित खारिज किए जाएंगे। ये तीनों खंभे जनता द्वारा पारित खारिज किए जाएंगे और मीडिया के माध्यम से इनको प्रकाशित किया जाएगा, ताकि सब लोग पढ़ लें, समझ लें। कोई विधेयक बना, नियम बने तो ये कानून बने, जनता के बीच में उनका प्रसारण होना चाहिए कि ये बनाएगा। मीडिया का काम है ये फैलाए, जानकारी दी जनता को। नीतियां पारित हुई, वो बनाए, वो बाहर प्रकाशित करें उनको मीडिया के माध्यम से। निर्णय पारित हुए, कोर्ट में निर्णय किए गए, वो जनता के बीच में प्रकाशित किए जाए, और जनता यदि उसे पारित कर देती है तब तो वो इंप्लीमेंट हो, जनता यदि उसे खारिज कर देती है तो इंप्लीमेंट नहीं होगी। इसे कहते हैं बहुमत से पारित खारिज करना। उन 4 आदमियों के बहुमत का क्या मूल्य है? वो सब एक ही बैठे रहते हैं, आपस में हा ही करते, सब मित्र हो जाते हैं, और वो आपस में चाहे एक निर्णय दे, चाहे 2 दे, चाहे 3 दे, वहां बैठ के सब चाय पी रहे हैं, ही कर रहे हैं, पास कर देते हैं। घूस दे दिए किसी ने तो वो भी आपस में बात कर लेते हैं कि भाई इतना आ रहा है, ऐसा करो 1-1 करोड़ रुपए तुम लोग 4 आदमी को दे दो और फैसला करो। एक ईमानदार हो गया तो कहीं तुम बाहर बैठो, मध्य वोट 5 आदमी हैं तो 3 के वोट से पारित हो जाएगा, 2 बाहर, हो गया बहुमत। तो इसमें दिक्कत कहां है? वो तो बेईमानी, तो व्यक्ति अगर है तो कितना भी ईमानदार बना दो, फिर भी बेईमान ना भी होंगे तो भी जनता इस बात को कहेगी कि उन्होंने बेईमानी करी होगी, तभी तो उसके हक में फैसला दे दिया, चाहे कितना सही फैसला करें। वो कभी ईमानदार नहीं माने जाएंगे जज, वो निपट ईमानदारी से फैसले देते रहे तब भी उनको चोर ही माना जाएगा आम जनता के द्वारा। क्यों? जनता के मन में शंका तो हमेशा रहेगी ही, और खास तौर से जो उस केस में हार रहा है वो तो मानेगा ही ये बात कि चोर उचक्के हैं, उसने खरीद दिया सामने वाले ने। तो जनता में असंतुष्टि तो रहनी ही है,
इसीलिए जन बहुमत के द्वारा वो पारित खारिज होना चाहिए। मूल बात यह है, इनकी चाहे जितनी पात्रता बना भी दी जाए तब भी वो विश्वसनीयता नहीं आएगी। विश्वसनीयता जनता के बीच कब आएगी? जब जनता स्वयं ही इसे पारित खारिज करेगी। जैसे मान लीजिए एक किसी ग्राम पंचायत के दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो, तो ये ग्राम पंचायत तक ही ये सीमित रहना चाहिए, ये जिला स्तर पे नहीं जाना चाहिए। हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट जैसी जो चिंतन है, ये बदमाशी का चिंतन है कि बड़ा आदमी इसमें सुरक्षित रहे। आप अगर ग्राम पंचायत की बात को जिले पंचायत पे या प्रादेशिक हाई कोर्ट में ले जाते हैं या राष्ट्रीय नेशनल कोर्ट में ले जाते हैं या विश्व न्यायालय में ले जाते हैं, मतलब क्या है आपका? समस्या तो सामान्य आदमी को सताने की रहती है, बड़ा आदमी ही ऊपर तक जाएगा और पैसे पर आधारित है सारे ऊपर के कोर्ट, बहुत खर्चीले हैं, तो सामान्य आदमी तो जाएगा ही नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई फैसला नीचे का कोई दे भी दे तो भी बड़ा आदमी सुरक्षित रहे, आगे ले जाओ। नहीं, जहां का जिस रेंज का दो ग्राम पंचायत के बीच है तब जिला पंचायत जाना चाहिए। जिला पंचायत स्तर की न्यायिका होनी चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। अगर 2 ग्रामों का है, 1 ग्राम के भीतर है तो ग्राम पंचायत में फैसला होना चाहिए। तो हमने ये 5 तल दिए हैं। मामला कहां का है इस आधार पर, तो हर क्षेत्र का मामला उसी क्षेत्र में ही निपटना चाहिए, और वो सही हुआ है फैसला की गलत हुआ है, जनता वहां की जानती रहती है। जिस स्तर का है मामला, वहां की लोकल जनता को पता रहता है इसमें कौन चोर उचक्का लुच्चा लफंगा है, कौन सही आदमी। तो वो जनता ही उसको पारित खारिज कर देगी। फैसले को खारिज होने पर उसमें सुधार करना पड़ेगा, पुनः फैसला देना पड़ेगा, जनता से पूछना पड़ेगा कि आपने खारिज क्यों किया, सुझाव दीजिए, क्या सुधार चाहते हैं। तो जनता सुधार सुझाएगी, फिर उसके बाद उचित उसको करेक्शन करके फिर से रखा जाएगा। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो ठीक, नहीं तो वही पारित मान लिया जाएगा। 8 दिन के भीतर एक सप्ताह का आप दे दूं अवसर कि 1 सप्ताह में फैसला आया और 1 सप्ताह तक अगर जनता से ऑब्जेक्शन नहीं आया तो पारित मान लिया जाएगा, सर्वस्वीकार है, तो सर्वमत से पारित हो जाएगा। अगर किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि फैसला गलत है तो फिर उसमें वोटिंग कराई जानी चाहिए। एक भी कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट कर दे कि फैसला गलत है तो वोटिंग करा दो। रोज शाम को 8 बजे 8 से 9 के बीच में वोटिंग का प्राइम टाइम रख दो। रोज वोटिंग हुआ करे ऐसे सभी फैसलों पर। और वोट कौन देगा? जिस क्षेत्र से संबंधित वो मामला है, बस उस क्षेत्र के लोग, बाकी सब फ्री। एक ग्राम पंचायत के भीतर का दोनों पक्ष है तो बस उसी के लोग वोट करेंगे और बात उसी दिन खत्म हो जाएगी। कोर्ट के पास सेम डे फैसला देने का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। They should be held responsible to give the judgment in the same day. शाम तक आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए। आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो आप मामला खारिज करो ना, पेंडिंग क्यों रखते हो? खारिज कर दो, सबूत सहित आए। जब आएगा सबूत सहित तब दर्ज कर लेना केस। बिना सबूत के फालतू आरोप लगाता फिर रहा है तो खींच क्यों रहे हो? उसी दिन सेम डे। एंड जस्टिस एट स्पॉट का सिद्धांत, अगर वहां कोर्ट में बैठ के समझ में नहीं आ रहा तो स्पॉट पर तुरंत जाओ, 1 घंटे के अंदर कोर्ट जाए। चल न्यायालय होना चाहिए, मोबाइल, उसमें गाड़ी में सब रखो, सिपाही रखो, जज रखो, वकील रखो, सब बैठाओ, वहां पहुंचो, गाड़ी वहां पहुंच गई, उतर गए, हाँ कहा क्या हुआ बताओ, अभी सामने देख लिया क्या घटना हुई, जज ने स्वयं देखा, जांच किया जगह का। सबूत मिटाने और बनाने के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। कोई भाग जाता है स्पॉट से तो मान लिया गया कि वो स्वीकार है उसको न्याय का निर्णय। तो फरारी का मतलब यह है कि उसको सब एक्सेप्टेड है जो न्यायालय फैसला देगा, इसलिए वो बाहर चला गया है।
तो इसलिए इस पाठ पे पहुंचकर फैसला तुरंत हो जाएगा और दोनों पक्षों का होना वहां पर बाध्यता होगी, और कोई अनुपस्थित होता है तो यह माना जाएगा कि उसको कोर्ट का फैसला मंजूर है, सर्वमान्य है। तो इस तरह से फैसला तुरंत हो जाएगा। और अब ये जो फैसला दिया गया, अगर 7 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन आया जनता में से तो ठीक है, नहीं तो यही पारित मान लिया जाएगा। ऑब्जेक्शन आया तो फिर 1 हफ्ते के अंदर वोटिंग हो जाएगी शाम को 8 बजे। और वोटिंग कौन करेगा? वहां की लोकल, जिस क्षेत्र से संबद्ध मामला है केवल उससे। अगर मल्टी स्टेट का मामला है तो नेशनल कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को नाम जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसका नाम नेशनल कोर्ट होना चाहिए। और जो हाई कोर्ट है उसका नाम प्रादेशिक न्यायालय होना चाहिए। और जो बीच की जो लोअर कोर्टें हैं जिला स्तरीय, इनका नाम जिला न्यायालय होना चाहिए। और जो ग्राम पंचायतों पे जो फैसले होते हैं उनका नाम ग्राम न्यायालय होना चाहिए। और ग्राम की सीमा के भीतर का ही अगर दोनों पक्ष है तो केवल ग्राम में ही फैसला होगा, कभी ये जिले में नहीं जाएगा। तो ये लोअर और अपर कोर्ट नहीं होंगे, ये पूरी तरह से फ्रॉडुलस है। लोअर एंड अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिस इज ए फ्रॉडुलस सिस्टम। तो फ्रॉडुलस को पहले से अंडरस्टूड है कि इसके फैसले को ऊपर चुनौती दी जाएगी। नहीं, जो अंतिम फैसला जनता जनार्दन है। जो सार्वजनिक होता है ना फैसला, वो ईश्वरीय होता है। इसलिए ईश्वर से ऊपर कौन है? कहां ले जाओगे? जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। जो सर्वत्वम इति सत्यम और सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म भी फैसला हो जाएगा। सर्वत्वम इति सत्यम और सत्यम इति ब्रह्म। जो सत्य है वही ईश्वर होगा, वही भगवान होगा, वही खुदा होगा, वही अल्लाह होगा, वही यहोवा होगा। सत्य नहीं है तो किस बात का भगवान? वो शैतान ही होगा। और सत्य कौन? सत्य की कसौटी यह है कि वो सर्वात्मक होता है, सर्वव्यापक होता है। जो सर्वात्मक है, यूनिवर्सल है, अल्लाह है। अल माने होता है सर्व। इसीलिए विश्व कप को आलमी कप कहते हैं। आल धातु से पर्याप्त, पूर्ण, सब कुछ सर्व के अर्थ में होता है। और ये अल धातु संस्कृत की है, उसी से अलंकार वगैरह शब्द बने पूर्णता के अर्थ में। जो परिपूर्ण है, सब कुछ है, सर्वव्यापक है, सर्वात्मक है, उसे अल कहते हैं। क्रियते अलम, पूरा हो गया, बात खत्म। तो अल ये सब है, संस्कृत में शब्द है। दुनिया की हर भाषा संस्कृत से ही उपजी हुई है, इसलिए सभी भाषाओं में वही धातुएं उन्हीं अर्थों में प्रयुक्त हो रही हैं मैक्सिमम। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही है। वहां जजों के बीच में बहुमत का चिंतन ही बेकार है। चाहे तुम 4 जज मिलकर कर दो, चाहे अकेला जज से दिलवा दो, वो गलत ही होगा। जनता इसे यही मानेगी कि गलत फैसला हुआ है। तो एक ही तरीका है कि वो गलत है या सही है, जज दे दें अपना निर्णय और जनता द्वारा उसका हर फैसले का पारित खारिज करो। अगर ऑब्जेक्शन आया तब वोटिंग जनता की होगी, नहीं आया ऑब्जेक्शन तो सही मान लिया जाएगा कि सर्वस्वीकार है फैसला, ऑब्जेक्शन ही नहीं आया, आपत्ति दर्ज नहीं हुई। ये हो गई महालोकतांत्रिक पद्धति, जिसमें 12 मताधिकार होते हैं जनता के। तो नियम पारित, नियम खारिज, नीति पारित, नीति खारिज, निर्णय पारित, निर्णय खारिज। और इसी तरह नेताओं का भी तीनों में पारित खारिज ये सब होगा। तो 6-6 दोनों के पारित खारिज के अधिकार, 12 मताधिकार होंगे जनता के। तो न्यायालय भी इसी पद्धति से चलेगा, न्याय के सिद्धांत पर, और यूनिवर्सलिटी उसमें शामिल रहेगी। तो इस जगत में सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे। आप महालोकतंत्र लागू कर दीजिए, विश्व युद्ध बंद हो जाएगा, गारंटी हम देते हैं, हमसे स्टाम्प पे लिखवा लो।
नो वर्ल्ड वार, नो सिविल वार। सभी वार और सभी सांप्रदायिकता, गुटबाजी और नौटंकी, पटल गुट, आडवाणी गुट और कांग्रेस गुट और भाजपा गुट और फला गुट और ढेका गुट, ये सब खत्म हो जाएगा। इस्लामिक गुट और हिंदू गुटबाजी ही समाप्त हो जाएगी। आप महालोकतांत्रिक फैसले, सार्वजनिक फैसले लेने शुरू कीजिए सार्वजनिक बहुमत से, कोई भी बात नहीं बचेगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, एकदम परफेक्ट है ये। और कभी कोई वर्ल्ड वार नहीं होगा, परमाणु बम नहीं बनाना पड़ेगा, तोप नहीं बनाना पड़ेगा, तलवार में बहुत धार नहीं लगानी पड़ेगी, कोई महाभारत नहीं होगा, कोई राम रावण युद्ध नहीं होगा। क्यों? सार्वजनिक बहुमत से फैसले होंगे। अगर सार्वजनिक बहुमत को नहीं माना तो रावण राजा ही ना रहेगा। तो रावण, दुर्योधन सबको घर जाना पड़ेगा, और घर नहीं, जंगल, और वहां राज्य की जरूरत ही नहीं। वहां तो ताकत का कानून होता है, वहां तर्क से नहीं होता फैसला। तो जंगल में आराम से रहो, वहां लोकतंत्र की जरूरत नहीं, वहां वोटिंग नहीं होता। जहां मति नहीं वहां मत की जरूरत नहीं। ये तो जो बुद्धिमान प्राणी है, मति माने बुद्धि होता है, मत माने आपका बौद्धिक निर्णय, विचार, फैसला। तो लोक मत से जब फैसले होने लग जाएंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम एडॉप्ट हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम, ईमानदारी से द्वादश मताधिकारी अगर ये लोकतंत्र हो, तो कभी कोई वर्ल्ड वार नहीं होगा, कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा। फिर आपको किसी प्रकार के सिख रेजिमेंट, फला रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ढेका रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। ये बात ही समाप्त हो जाएगी। फैसले सार्वजनिक हो रहे हैं, और जिनको मंजूर नहीं है वो जंगल में छोड़ दिए जाए, जंगल में रहा करें आराम से। उसे भंगार प्रदेश घोषित कर दो, समाज से भंग करके उन्हें बाहर बैठा दो। प्राचीन काल में उन्हीं को दलित, भंगी, अंत्यज, यही सब कहते थे। तो आज भी आप लागू कर लो सनातन धर्म की ये प्रोसेस, सब समस्या खत्म हो जाएगी। राम के काल में भी लोग बहुमत के कारण ही सीता को बाहर राम ने भेजा था, राम ने नहीं भेजा था खुद। ये लोकमत था, तो उन्होंने कहा मैं अपना राजधर्म निभाऊंगा, लोकतंत्र का पालन करूंगा। लोकमत जो है वो राजा को वो मानना चाहिए। तो राजा ने माना, चाहे राम के ही खुद के खिलाफ जा रही बात, तब भी उन्होंने कहा नहीं ठीक है। फिर बाद में जनता ने जब इसको पलट दिया फैसले को, तो उन्होंने वापस भी लिया, लवकुश आया, लेकिन सीता ने कहा इस परंपरा को खत्म करो। ये लोक में संस्कृति गलत है ये, कि स्त्री अगर एक रात भी बाहर रहेगी तो उसको घर में वापस नहीं लिया जाएगा। ये वहां की प्रथा थी, ये लोकमत में थी। संस्कृति जो चलती रहती है वो लोकमत बन जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसे हटाओ पहले, तो वो बात ठीक थी। तो सीता ने अपना इस पर विरोध दर्ज कराया था। राम के विरुद्ध नहीं, सीता ने, राम से अथाह प्रेम था उनको, अथाह प्रेम का वर्णन है। लोकमत ऐसा था, अब बुरा मत मानो, जनता अपना मत पलट लेती है अगर गलत सिद्ध होने लगता है। जनता ने पलट लिया, लोग को सुनेंगे साथ रह जाके वापस। जनता ने कहा गलती हो गई, गलत परंपरा है, तो परंपरा बदली जाए। जनता फिर परंपरा भी बदल लेती है अगर गलत सिद्ध होने लग जाए, तो कष्टकारी हो जाए। देखा दोनों बच्चे, उनके जनता पे भी आंसू आ गए। जनता ने कहा नहीं, ये परंपरा ही हटा दो। जनता का दोष नहीं था, परंपरा का दोष था। तो गलत प्रथाएं, गलत परंपराएं, अगर समाज में गलत संस्कृति अडॉप्ट कर लोगे तो उसका भी दुख तुमको ही भोगना पड़ेगा, सभ्यता भी तबाह हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए संस्कृति का भी ध्यान रखो। संस्कृति अगर तुमने खराब अडॉप्ट कर ली है तो तुमको उसका भी कष्ट भोगना पड़ेगा। तो राम के इस फैसले को, राम का फैसला नहीं, वो जनता का फैसला था। राम को जबरदस्ती बदनाम कर, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो कैरेक्टर इतना ऊंचा बनाया गया है, क्षत्रिय स्तर का कैरेक्टर है। कृष्ण का वैश्य स्तर का कैरेक्टर है, कल्कि का सूद स्तर है, बलवान कैरेक्टर है। भगवान विष्णु के ये 3
वर्णात्मक अवतार कहे जाते हैं, मतलब उनके आदर्श हैं, उनकी चरित्रावलियां हैं तीन। शौत्र, वैश्य और क्षत्रिय, तो तीन रजोगुणी होते हैं तीनों वर्ण, इसलिए इस तरह का मामला है। तो राम बहुत अच्छे, वहां लोकमत की इज्जत करना शुरू करो। लोकमत क्या कहता है? लोकमत से फैसले लेना शुरू करो, सारे निर्णय सब अपने आप पवित्र हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। कोई गलत चीज पारित भी कर देती है जनता, तो उसे खारिज भी कर लेती है, तो चिंता मत करो। आप सर्वात्मक सत्य का पालन करो, सत्यात्मक न्याय करो, सर्वहितकारक न्याय करो, निष्पक्ष न्यायकारी बनो, जीवन अच्छा हो जाएगा। लोकतंत्र, लोकमत द्वारा इसकी जांच कर लिया करो। तो बात स्पष्ट हुई होगी शायद सुमित जी को। जी गुरुदेव, न्याय व्यवस्था के संदर्भ में जो सुमित जी ने प्रश्न उठाया था, उस प्रश्न पर सुमित जी के साथ साथ बाकी सभी श्रोताओं की क्लियरिटी हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपने इस व्यवस्था में जो इसका क्रम चलता है उसको बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया, और साथ में न्याय व्यवस्था में महालोकतांत्रिक प्रणाली का जो प्रयोग है वो गुरुदेव बिल्कुल एकदम अकाट्य सत्य है कि वो उसको जनता भी स्वीकार करेगी, और उसमें फैसले त्वरित भी होंगे और सही भी होंगे और मान्य भी होंगे। तो सभी श्रोताओं से, दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि न्याय धर्म सभा का एक ध्येय वाक्य है कि न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। पहले किसी भी चीज को समझा जाता है, उसके बाद ही उस पर कोई प्रोग्राम बनता है और सफल होता है। तो आप न्याय की प्रक्रिया को अपनाएं और हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, दोस्तों से बात करें, शेयर करें। धन्यवाद।